नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम पॉलिटी घटना चक्र डिस्कशन का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। इसमें हम मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो यूपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार एसएससी, एईडीओ और एसएससी के एग्जाम में आने के प्रोबेबली चांसेस हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इससे पहले हमने नागरिकता तक के एमसीक्यू को कंप्लीट करवा दिया है। आज हम फंडामेंटल राइट्स का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने ये सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का 15 में इसकी बात की गई है। एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या समता का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। इसमें कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग स्थान या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना प्रतिषेध है। लेकिन यही वही इसके साथ कुछ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स, बहुत से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो इन नेचर एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है। तो तो भारत में अगर इंडिया की बात आती है तो इंडिया में नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ कुछ राज्य हैं जो अपने नागरिकों के लिए ये सारे प्रावधान बना सकते हैं, और इसी में बहुत सारे स्टेट में उन्होंने अपने राज्य वालों के लिए रिजर्वेशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? 15(4), 15(5), 16(4), 16(5। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 15(5) में के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 13, 2 और 14, अनुच्छेद 14 और 15, अनुच्छेद 15(4) और 15(4) और 16(4, अनुच्छेद 17 और 18। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। वहीं 103वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है आर्टिकल 15(6), यानी कि ये 2016 की बातें हैं। और आर्टिकल 103 आर्टिकल 103 2019 में जोड़ा गया है। 15(6) और 16(6) के माध्यम से भी आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता की। यानी कि भारत के संविधान में आर्थिक समानता की बात नहीं कही गई है। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता की बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 15 में सामाजिक समानता की बात की गई है और आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि बिना जाति, धर्म, स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। वहीं आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में
समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए सही है और आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। असामान्य लोग यहाँ पे कहने का मतलब है कि बाहर के लोगों के लिए या फिर अपने राज्य के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो इसलिए कथन ए सही है। और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी, तो इसका कारण भी सही है। आर्टिकल 16(4) एंड आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होंगी। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? भारत की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने पर, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर या ए बी सी तीनों को साथ मिलाकर पढ़ने पर। तो मोस्टली अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से सही जवाब होता है कि ऑल ऑफ दीज। तो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39D के प्रकाश में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो सेम तो वही बातें कही गई हैं। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? एक, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उन अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है और इसके दूर करने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसमें से अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए हम शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण और कानून बना करके दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का सॉरी एवरीवन। वहीं संसद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन है, एक कथन है और एक कारण है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनटचेबिलिटी का अस्पृश्यता का चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति होता है। तो इसलिए कारण सही है और अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब रूप है, ये भी सही है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही हो गया और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है।
तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना ब्लैंक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसमें से कहा गया है कि हमें अपने घर पे झंडा फहराने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत प्राप्त हुआ है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 21 के तहत या आर्टिकल 25 के तहत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। नवीन जिंदल, यह बाद था, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघवाद। वहीं आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, और वहीं आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की भी बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकता है। तो इसमें से पूछा गया है कि बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब है कि ऑप्शन ए, घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। 19(1)(ख) में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। वहीं आर्टिकल 19(3) में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन के अधिकार का प्रयोग करना है, पर इससे भारत की अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्त निर्बंधन आरोपित करने वाली विधि बनाने की राज्य को शक्ति भी दी गई है। तो आर्टिकल 13 में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश बाद में आर्टिकल 21 में आवास के अधिकार की बात की गई है, और इसके अनुसार इसमें वह घर भी शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। वहीं जसवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिस नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बाद में आर्टिकल 21 के तहत विदेश यात्रा का भी अधिकार है। वही सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार आर्टिकल 39(घ) में है। और यह एक डीपीएसपी भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारों को कौन सा अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एकांतता का अधिकार आर्टिकल 19(1) को आर्टिकल 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। जस्टिस के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में दिया गया था। नेक्स्ट, और इसके तहत जिसमें आर्टिकल 21 के अंतर्गत अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचरण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अब किसी भी अपराधी को उनके पैरों में बेड़ियां नहीं डाली जा सकती है। फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार,
अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार और एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता का भी अधिकार दिया गया है। और साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। सेम टू सेम हम देख सकते हैं कि कैसे जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है उसका बस आस्किंग बेस चेंज करके यूपीपीसीएस में भी आया हुआ है, या तो फिर ये कर सकते हैं कि यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन को बस आस्किंग पैटर्न चेंज करके यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, तो हाँ ये देने का अधिकार है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्यु दंड। आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्यु दंड नहीं आता है, यानी कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत मृत्यु दंड का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं हो सकता है? देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से मौलिक अधिकार सीमित नहीं होते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान सीमित नहीं होता है, और यदि राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ हो तो सभी मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, पर आर्टिकल 21 और 21 को स्थगित नहीं किया जाता है। दूसरी ओर सशस्त्र विद्रोह के दौरान आर्टिकल 21 और 20 के साथ आर्टिकल 19 भी जीवित रहता है। वहीं अनुच्छेद 358 के अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 59 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 का कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उनमें शामिल किया? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटरा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के रूप में दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित मूलाधिकार में, सांविधिक अधिकार में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह मूल अधिकार दिया गया है। होता है कि डीपीएससी में भी शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 45 के संशोधित नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक के बच्चे को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसका कारण है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए अपरिहार्य है। तो जैसा कि इस कथन में कहा गया है,
है कि आर्टिकल 21 में राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वहीं प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवीय अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करने के लिए भी दिया गया है। तो इसलिए कथन एक सही है कि ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? मानव देह देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, कारखाने और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें से पूछा है कि शोषण के विरुद्ध, तो यानी कि कारखाने और खदान में बच्चों के नियोजन का निषेध है, और वही मानव और देह व्यापार की भी निषेध है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं बल्कि ये समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत है। वही अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा धार्मिक वर्गीकरण में शामिल किया गया है। तो मानव और देह व्यापार का निषेध आर्टिकल 23 में कहा गया है, आर्टिकल 23 में। वही कारखाने और खदान में बच्चों के नियोजन का निषेध आर्टिकल 24 में है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसीपीआर के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है 35, 24, 21, 23। तो इसका सही जवाब है कि आर्टिकल 24 में कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है। अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 21 एक में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, तो ऑप्शन ए सही है। आर्टिकल 22 4 निवारक निरोध, आर्टिकल 22 4 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी भी सही है। तो इसमें से पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो चलिए अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 22(2) के अंतर्गत संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो कथन सी गलत है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। आर्टिकल 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जिससे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय जाने तक यात्रा करने में लगा समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। वहीं आर्टिकल 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताना और बिना अभिरक्षा के रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कथन 2 सही है कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने अपने नियम है।
कथन एक, पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है और यह रिहाई सामान्यतः कैदियों के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त तथा उसे अपने अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है, न कि इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने और धारण करने का अधिकार, राज्य को सामाजिक समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसमें से पूछा गया है कि धर्म के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार सम्मिलित है। तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार धार्मिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही सिखों को कृपाण रखने और धारण करने का भी अधिकार दिया गया है। वही राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन सी गलत है। और धार्मिक निकाय के लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत यह अधिकार भी दिया गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसमें से धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए कथन 4 गलत है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी, सी और डी एलिमिनेट होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता का। तो इसमें से पूछा गया है कि संविधान के आर्टिकल 26 के अनुसार, सॉरी आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा मुझे बेड रुक रुक करके बोलना पड़ रहा है। तो इसमें से धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिबंध, आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। 1 ए, बी और सी सही है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 29 में नहीं, आर्टिकल 30 में इसका वर्णन है। तो इसलिए इसका गलत जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मानव दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का निषेध, तो ये तो सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 19 से है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से है, ये भी सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, तो इसका वर्णन आर्टिकल 31 में नहीं, आर्टिकल 30 में किया गया है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए और कथन और कारण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो कथन सही है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक धर्म आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। वहीं तो कथन एक भी सही है और इसका कारण है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका कारण भी सही है, लेकिन कहता है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
तो इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आज के सेशन का हमारा ये आखिरी स्लाइड है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, सांसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार का संरक्षक भी कहा गया है। साथ ही इन्हें 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालयों का न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है, और यह शक्ति हाईकोर्ट को हाईकोर्ट को सॉरी सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, तो कथन सही है। संविधान इसमें पूछा है नहीं है, तो हम इसको भी ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो कथन बी भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज को प्रस्तुत किया गया, तो कथन 3 भी सही है। वहीं संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि मूल अधिकार का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा, और यदि हाँ तो कृपया कर लाइक, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। बाय बाय।